बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है? एक कम्प्लेक्स सा हमारे पास सर्किट है जिसमें हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखें तो आपके सामने एक आपको सर्किट बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास R1, R2, R3 एंड R4 रेजिस्टेंस जो हैं उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है और एक बैटरी जो है जिसकी EMF E है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट A पे और पॉइंट C के साथ। अब इस फिगर में अगर आप देखेंगे, इस सर्किट में आप देखें तो यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो अटैच किया हुआ है, वो कनेक्ट किया हुआ है जो थोड़ा सा भी वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा, थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर आप पॉइंट B और पॉइंट D पे पोटेंशियल सेम रख दें तो फिर इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर से जो करंट गुजरेगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो करंट गुजरेगा गैल्वेनोमीटर से। जाहिर सी बात है अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और D के दरमियान तो फिर इसमें से करंट पास होगा और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है B और D के ऊपर तो ये पोटेंशियल ड्रॉप शो नहीं करेगा, इसमें से करंट नहीं पास होगा और ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अब इसमें देखें जरा, अगर हम देखें कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो I1, I2 और I3 जो है वो तीन लूप्स में से करंट फ्लो करवा रहा है। I1 जो है वो लूप ABDA से गुजरने वाला करंट है, सेकेंडली लूप BCDB से गुजरने वाला करंट I2 है और इसी तरह ADCA से गुजरने वाला जो करंट है हमारे पास थर्ड लूप में से वो I3 है। देखें जरा, ये हमारे पास फर्स्ट लूप ये वाला है, सेकंड लूप ये वाला और थर्ड लूप ये वाला है। फर्स्ट लूप में से ABDA में से गुजरने वाला करंट I1 है जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है एंड जो दूसरा लूप है हमारे पास BCDB, इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो I2 है। इसी तरह थर्ड जो लूप है ADCA, तो इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो करंट I3 है। अगर हम बात करें फर्स्ट लूप की, लूप ABDA, ये जो फर्स्ट लूप है मेरे पास ABDA, इस लूप की अगर हम बात करें तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा? देखें जरा, क्योंकि इसमें पहले रेजिस्टेंस R1 आ रही है तो माइनस I1 R1 जो कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। सिमिलरली सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा यहां से होता हुआ गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में हमारे पास चूंकि दोनों लूप्स का कॉमन आ रहा है तो इसमें करंट I1 और I2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास I1 माइनस I2 इंटू RG, जहां यहां पे RG जो है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो रेजिस्टेंस R3 आ रही है उसके अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें सेकेंड लूप की तो दूसरा जो लूप हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है BCDB, लूप BCDB, ये सेकेंड लूप हमारे पास आ रहा है। अगर इस लूप की हम बात करें तो इस लूप में से हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो देखें जरा, इसमें सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है R2, तो माइनस I2 R2 माइनस, सेकेंडली हमारे पास आ रही है रेजिस्टेंस R4, तो रेजिस्टेंस R4 में जितना हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है क्योंकि इसमें करंट I3 और I2 और I3 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो I2 माइनस I3 इंटू R4। और अब अगर बात करें गैल्वेनोमीटर की तो गैल्वेनोमीटर में अगेन
ये कॉमन है तो I2 और I1 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास आएगा I2 माइनस I1 इंटू RG। इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दोनों लूप्स के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमने एक कंडीशन रखी हुई है कि B और D के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है या दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला जो करंट है वो हमारे पास 0 है। मतलब ये हुआ कि ये वाला जिसको मैं सर्कल करने लगा हूं ये वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर भी गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर इसको हम सिंपलीफाई करके लिखें तो ये इसको मैं ब्लू से बल्कि लिख देता हूं। तो जो इक्वेशन 1 है वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। इक्वेशन 1 जो है वो मेरे पास माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। ये इक्वेशन नंबर आप इसको नाम दे लें 3 का। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास वो क्या बनेगी, जब उसमें हम गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट 0 रखेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4। इसको आप क्या लो इक्वेशन नंबर 4। अब जी अगर हम यहां पे इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन बनेगा डिवाइड 3/4, तो माइनस I1 ये इक्वल्स टू 0 आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0 माइनस I1 R1 ओवर माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, I1 माइनस I3 इंटू R3 ओवर I2 माइनस I3 इंटू R4। तो ये हमारे पास जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया है तो ये मेरे पास आ जाएगी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसमें देखें हमारे पास जरा देखिएगा जी जरा, ये हमारे पास इसमें माइनस और माइनस कैंसल, I1 और I1 क्योंकि I1 I2 जब हम देखेंगे पोटेंशियल इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो 0 है, तो हमारे पास जो I1 इज इक्वल टू I2 आ जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये I2 है, तो I1 जब I2 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन को जब हम यूज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ यूं बचेगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। जब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो I1 जो है करंट वो I2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा। सो जब ये वाली कंडीशन हम इस इक्वेशन पे लगाएंगे, इस एक्सप्रेशन पे, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ यूं बचेगा कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। इस फार्मूला से आप कोई भी इनमें से अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है कोई एक, तो वो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से रेजिस्टेंस R4 जो है वो अननोन है, आप वो फाइंड करना चाहते हो, तो वो आपके पास बन जाएगी R3 R2 ओवर R1। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस R4 अननोन है और आप उसको फाइंड करना चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन से आप उसको फाइंड कर सकते हो। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।